नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का ये सीरीज चल रहा है, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारा कारवां आज पहुँच चुका है पार्ट 4 में। हम लोग इसके पहले पार्ट 1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 121 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया है। मोदी जी का जो नया कैबिनेट बना है तीसरा, उसके बारे में, सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस बार कितने वीमेंस, कितने मुस्लिम्स पहुंचे हैं एमपी मतलब संसद में। फिर इसके साथ साथ कई विधानसभाओं में भी चुनाव हुआ था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो वहाँ पे किस पार्टी को बहुमत मिला, कौन वहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री बने, ये भी सारा डिटेल हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते, नागी और नकती जो बर्ड सेंचुरी है बिहार में, वो नए रामसर साइट्स बने, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना, वो कौन 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, स्लोवेनिया ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। फिर पहला हाई कोर्ट कौन बना जिसने विमेन स्टाफ को मेंस्ट्रुअल लीव दिया, ये पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में एनएसए कौन बना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना, G7 समिट में पीएम मोदी गए थे इटली, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद आर्मी स्टाफ कौन बने नए, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, स्टेट गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स, फिर राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसके बारे में डिटेल्स, ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा किसने लॉन्च किया, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, ये सब हम लोग पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 में भी देख लीजिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स, फिर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कहाँ पे लॉन्च हुआ, मुख्यमंत्री मनुइर काथू मनुइर कप्पोम स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुआ तमिलनाडु में, उसका सारा डिटेल्स, माता खीर भवानी मेला, जोशीमठ का नाम चेंज हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड एमिटर बना इंडिया, फिर आईपीएल 2024 का विनर कौन बना, मेल और फीमेल दोनों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक झलक। ये सब सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, टोटल तो हमने 121 क्वेश्चंस कवर किया है पिछले 3 पार्ट्स में। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 122। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव गवर्नमेंट स्कीम के साथ। क्वेश्चन नंबर 122, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। तो इस योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है आपको ये बताना है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है असम में। 122 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। तो इन्होंने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस योजना को लॉन्च किया, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। इनका कहना है कि इस योजना से हम लोग क्या करेंगे, गर्ल एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ जो राज्य में चाइल्ड मैरिज है उसको भी हम लोग रोकेंगे। तो सीएम साहब का ये भी कहना है कि इससे क्या होगा, जो गर्ल स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है मतलब एडमिशन है हायर एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा इस योजना से। तो कैसे बढ़ेगा, ऐसा क्या है इस योजना में, तो देखते हैं। कोई भी लड़की अगर क्लास 11 में एडमिशन लेती है तो उसे 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा सरकार की तरफ से 10 महीने तक, मतलब टोटल कितने हो गए 10,000 रुपये। उसके बाद अगर वो लड़की +2 करने के बाद अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है, चाहे वो BA करे, BSc करे, BCom करे, तो उसे 1250 रुपये पर मंथ मिलेंगे 10 महीने तक, मतलब कितने हो गए 12,500 रुपये। इसके आगे भी और भी है स्कीम में कि अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है, चाहे बीएड करे, MA करे, MSc करे, MCom करे, तो उसे 2500 रुपये पर मंथ मिलेंगे 10 महीने तक, मतलब कितने हो गए 25,000 रुपये। तो ये सारे बेनिफिट लड़की को मिलेंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, कोई भी स्कीम सबके लिए नहीं होता है। इसमें MP की जो डॉटर होंगी, MPs की मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, उनको नहीं मिलेगा, MLAs की बेटी को नहीं मिलेगा, मिनिस्टर्स मतलब जो मंत्री हैं उनके बेटियों को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ जो लड़की मैरिड है उसको भी इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस योजना का मेन पर्पस क्या था, गर्ल एजुकेशन को तो प्रमोट करना है लेकिन चाइल्ड मैरिज को भी तो रोकना है।
तो ऐसा तो कोई करेगी नहीं कि 10th के बाद वो शादी कर लेगी फिर इस योजना से लाभ लेने आएगी, तो उनको तो इस योजना से लाभ मिलेगा नहीं। अगर वो अनमैरिड रहेंगी तो ही मिलेगा लाभ। लेकिन अगर वो पीजी कर रही हैं, बीएड कर रही हैं, तो मैरिड हैं तो कोई बात नहीं, तो उनको इस योजना से लाभ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर आगे क्या है कि इस योजना से लगभग 2 लाख लड़कियों को इस साल बेनिफिट होने वाला है। तो सरकार का ये एम है कि इसमें क्या होगा, ओवरऑल जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है लड़कियों का हायर एजुकेशन में वो बढ़ाना है, मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद के स्टडी में वो बढ़ाना है, तो वो बढ़ भी जाएगा, ऐसा योजना है ये। तो इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो सोशल एविल है चाइल्ड मैरिज का वो भी खत्म करना है। तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनरली गाँव में क्या होता है 10th के बाद वो बच्चियों को पढ़ाते नहीं है, बेटों को तो पढ़ाते हैं, बेटियों को पढ़ाते नहीं है और शादी करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पढ़ाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 11th में एडमिशन कराते हैं तो 10,000 रुपये मिलेगा। बाद में अगर आप ग्रेजुएशन कराते हैं तो उससे आपको कितना मिलेगा, 12,500 रुपये। अगर पीजी कराते हैं तो 25,000 रुपया। मतलब सरकार तो आपका सारा खर्च उठा ही ले रही है पढ़ाई का, उससे एक्स्ट्रा ही सरकार दे देगी। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चियों की पढ़ाई में हेल्प मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, वो कौन सा देश है? तो वो देश है इजराइल। इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 123 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों किया गया है? तो ये किया गया है क्योंकि इजराइल के ऊपर आरोप है कि आप वायोलेशन कर रहे हैं चिल्ड्रेन के अगेंस्ट में। कहाँ पे कर रहे हैं? गाजा में, मतलब कि पैलेस्टाइन में जगह है गाजा, वहाँ पे आप बच्चों पे हमला कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक लिस्ट है वो उसको कहा जाता है लिस्ट ऑफ शेम। मतलब अगर आप इस लिस्ट में आए हैं तो ये आपके लिए शर्मिंदा की बात है। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस। तो उनका ये कहना है कि 15,000 बच्चे मारे गए हैं आपके मिसाइल के हमलों से, और लगभग 50,000 जो बच्चे हैं वो एक्यूटली माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड का मतलब होता है कि उनको मतलब जो 2-3 वक्त का खाना होता है वो भी नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, और जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी के विकास के लिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है आपके कारण, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं मिसाइल के हमलों से बचने के लिए। अब इजराइल जो है वो ज्वाइन कर लिया है ये ब्लैकलिस्ट में होने से दाइश को, अलकायदा को, बोको हराम को, मतलब कि इस लिस्ट में ये लोग शामिल हैं। आप समझ सकते हैं ये सब आतंकवादी संगठन है। दाइश, इसी को कहा जाता है आईसिस, आप सुने होंगे, इसी को कहा जाता है आईसिल। लेकिन जो यूएन है वो अपने लिस्ट में इसको दाइश नाम लिखता है सब सेम ही है। आईसिस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिल का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, और अलकायदा ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बोको हराम ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब तो ब्लैक लिस्ट है ही, अब इजराइल को भी ब्लैक लिस्ट करके इन लोगों के साथ ही शामिल कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस पर इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, वो अपने आप को हिस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर लिया है। मतलब हमें क्या ब्लैक लिस्ट करेंगे, वो अपने आप को हिस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमास जो है ये, वो हमास के जो मर्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं यूएन सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि जब ये लोग, पहला हमला जो था वो हमास के द्वारा किया गया था इजराइल के ऊपर। इस बार जो लड़ाई छिड़ी है उसमें हमास ने सबसे पहले हमला किया था इजराइल के ऊपर। तो इजराइल का कहना है कि हमास भी तो मर्डर कर रहा है, तो उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में खुद को ब्लैक लिस्ट कर लिए हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो IOF है मतलब इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है वो मोस्ट मोरल आर्मी है दुनिया की, सबसे ज़्यादा मोरल आर्मी है दुनिया की हमारी जो इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है। तो साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो डिल्यूजनल डिसीजन है, मतलब एक भ्रामक जो इस तरीके का इन्होंने फैसला लिया है हमें ब्लैकलिस्ट करने का यूएन के द्वारा, वो इसमें कोई बदलाव नहीं लाएगी। हम लोग जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे, ऐसा इजराइल का कहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? डायरेक्टर कौन बने हैं नीति आयोग के? तो कुछ बातें जान लीजिए। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। एक्स ऑफिसियो इसका मतलब होता है पदेन, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन होगा। इसमें अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन हो गए। मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर कल को कोई और बन जाता है तो वो
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन कौन है? ये है सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन है। और सीईओ कौन है? ये हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर बने हैं आशीष कुमार दास। तो 124वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नीति आयोग है क्या, तो पहले नीति का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। तो अब नीति आयोग क्या है? ये एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे अपर लेवल का जो है पब्लिक के लिए जो नीतियां बनती है उसका जो थिंक टैंक है वो यही है नीति आयोग। तो ये भारत सरकार के लिए, भारत सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसमें जो मेन जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है वो है नीति आयोग। तो इसका गठन कब किया गया था? 2015 में। और इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। पहले प्लानिंग कमीशन था जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, 5 ईयर प्लान्स बनाती थी प्लानिंग कमीशन हर साल, मतलब हर 5वें साल। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने थे। उसके बारे में भी किसी वीडियो में लेकर आऊँगा जो मैं आपको बताऊँगा 12 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, और बाकी वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं अभी, और श्री BVR सुब्रमण्यम सीईओ हैं, आशीष कुमार दास डायरेक्टर बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ था, ये कौन थे? ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, बिल्कुल थे। बिजनेसमैन, ये भी थे। मीडिया प्रोप्राइटर, ये भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 125 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये है रामोजी राव फिल्म सिटी, ये इन्हीं के द्वारा ओन्ड है। तो आगे इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो जो रामोजी राव फिल्म सिटी था ये 1666 एकड़ में अभी भी है, मतलब फैला हुआ है, और ये हैदराबाद में। यहाँ पे एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, इतना बड़ा है ये, 1666 एकड़ में फैला है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा। इनका इनफैक्ट इसका गिनीज वर्ल्ड बुक का जो रिकॉर्ड होता है गिनीज बुक का, उसमें भी ये शामिल है। इसके अलावा इनके कई जो हैं मैसिव बिजनेस एम्पायर हैं, जैसे कि मार्गदर्शी चिट फंड, नाडू तेलुगु डेली, या तो ETV नेटवर्क ऑफ टेलीविज़न चैनल्स, ये भी इन्हीं का है। फिर इनका एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी है उषा किरण मूवीज़ के नाम से। और ये तो आप जान ही रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये भी इनका है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं मीडिया फैसिलिटी भी इनका था, बिजनेसमैन थे ये, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। इसके अलावा इनके और भी कई बिजनेसेस थे। डॉल्फिन ग्रुप ऑफ जो होटल्स है उसके मालिक यही थे रामोजी राव। इसके अलावा कालांजलि साड़ी के जो शोरूम्स है वो भी इन्हीं का है। प्रिया फूड्स इन्हीं का है। मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो भी इनका एक चलता था। इस तरीके से टोटल 37,000 करोड़ के मालिक थे। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। कब मिला है? 2016 में, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आगे देखते हैं 126। मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो अभी हाल ही में इसका खोज किया गया है ESA के द्वारा, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा रॉसकॉस्मोस ये है रसिया का स्पेस एजेंसी है। आगे देखते हैं 127। हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मतलब जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है वो हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 12 जून को। 127 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू स्पार्क द ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है उसको और बल देना, इसीलिए इसको मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, ये इसका इस साल का थीम था। आगे 128वां देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता फ्रेंच ओपन 2024 में? तो मेंस ओपन का खिताब जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा। 128वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहले कुछ बातें जान लीजिए। हर साल जो है 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबल्डन जो कि UK में होता है, और एक US ओपन।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? ये जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन जिसके बारे में बात हम लोग क्वेश्चन में जिससे पूछा गया सवाल, ये होता है लेट में, मतलब मई के लास्ट में और अर्ली जून में। तो अभी जून में ही खत्म हुआ है फ्रेंच ओपन। इसके अलावा इस साल अभी 2 और होने वाले हैं। विंबलडन जो कि यूके में होगा, कब होगा? जून के लास्ट में और जुलाई के शुरुआत में होगा ये। यूएस ओपन कब होता है? अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरुआत में। तो इस साल ये 2 हो गए हैं, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच 2 अभी होने हैं। तो अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये इस साल 123वां एडिशन था फ्रेंच ओपन का, और दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट था 2024 का, क्योंकि पहला तो हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी फ्रेंच ओपन हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ स्टेड रोलैंड गैरोस, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ। अब आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। फ्रेंच ओपन का हम लोग देखते हैं। मेन सिंगल हमसे सवाल में पूछा गया था, तो ये जीता गया कार्लोस अल्कारेज के द्वारा, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी हैं। ये इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अब ये मेंस सिंगल पूछा गया था, मेंस डबल्स भी जान लेते हैं। ये कौन जीता? मार्सेलो अरावेलो ने जीता, जो कि एल सल्वाडोर के ये प्लेयर हैं। मेट पेविक जो कि क्रोएशिया के हैं, इन दोनों ने साथ में जीता मेंस डबल्स। इसमें 2-2 का टीम बना के खेला जाता है। तो बेसिकली ये कई कैटेगरी में होता है, मेंस सिंगल, मेंस डबल, मिक्स डबल, वीमेंस सिंगल, वीमेंस डबल, ऐसे और भी कई तरह के प्रतियोगिता इसमें होते हैं। तो मिक्स्ड डबल्स किसने जीता फ्रेंच ओपन में? मतलब जिसमें मेल फीमेल मिक्स करके खेल सकते हैं, तो इसमें लॉरा सिगमेंड ने जीता, जो कि जर्मन की खिलाड़ी हैं, और एडवर्ड रोजर वैसलिन, ये फ्रेंच के हैं, इन दोनों ने जीता मिक्स्ड डबल्स में। अब हम लोग ये फ्रेंच ओपन का देख लिए, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता गया जैनिक सिनर के द्वारा, जो कि इटली की थी, और उसके इटली के हैं। आगे इन्होंने हराया डैनिल मेडवेडेव को, जो कि रसियन के खिलाड़ी हैं, ये रसिया से खिलाड़ी हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का टाइटल किसने जीता था? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ने जीता था मेंस डबल्स का टाइटल। आगे हम लोग देखते हैं हु हैज़ वन द वीमेन सिंगल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2024। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग मेंस के बारे में देखे, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो महिला एकल का खिताब जीता एगा स्वेतेक ने। तो 129 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल किसने जीता? एगा स्वेतेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। इन्होंने हराया जैस्मिन पाओलोनी को, जो कि इटली की हैं। आगे देखते हैं विमेंस डबल्स में, तो ये कोको गॉफ जो है अमेरिकन, इन्होंने इसके साथ है, मतलब कैटेना सिनियाकोवा जो कि चेक रिपब्लिक के हैं, इन दोनों ने साथ में जीता विमेंस डबल्स का। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हो चुका है वो भी जान लेते हैं। विमेंस सिंगल किसने जीता था? आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की है, उन्होंने जीता था विमेंस सिंगल। और विमेंस डबल्स में किसने जीता था? सी सू वे जो कि ताइवान के हैं, उन्होंने, और साथ में एलिस मार्टेंस जो कि बेल्जियम की हैं, इन दोनों ने मिल के जीता था विमेंस डबल्स में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब होस्ट कौन करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में जो होने वाला, उसको होस्ट कौन करेगा? तो उसको होस्ट करेगा हमारी इंडिया। 130 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया होस्ट करेगी FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2024। इसके पहले इंडिया 2013, 16 और 21 में होस्ट कर चुकी है। और इस बार क्या होगा? इट विल बी द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा होगा जो कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में टोटल 24 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और जो पिछला एडिशन हुआ था 2023 में, वो हुआ था मलेशिया में, जिसमें इंडिया चौथे नंबर पे रहा था। जर्मनी उसको जीता था, फ्रांस को हराकर 2-1 से फ्रांस को हराया था फाइनल में। FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर दिलीप तिर्की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं साइरिल रामाफोसा। 131 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी के वीडियोस भी आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 132। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK-003 ये किस बीमारी की वैक्सीन है? TAK-003 तो ये एक्चुअली डेंगू की वैक्सीन है। 132 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को, हर साल ये मनाया जाता है। तो उसके ठीक एक दिन पहले WHO ने अनाउंस कर दिया
प्री क्वालिफिकेशन ऑफ अ सेकेंड वैक्सीन फॉर डेंगू, जिसका नाम है TAK003। सेकेंड वैक्सीन मतलब पहले भी कोई वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन किया जा चुका है, तो वो कौन है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो है फिलहाल TAK003 जो दूसरा वैक्सीन है डेंगू का, तो इसको जो प्री क्वालिफाई किया गया है तो इसको बनाया गया जैपनीज ड्रग मेकर जिसका नाम है टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स, उसके द्वारा बनाया गया TAK003 वैक्सीन को। इसके पहले जो WHO है उन्होंने प्रीवियसली किसको प्री क्वालिफाई किया था, CYD-TDV। ये जो वैक्सीन है ये डेंगू का है और ये पहला वैक्सीन था प्री क्वालिफाई होने वाला डेंगू का, जिसको डेवलप किया गया था सानोफी पैस्चर के द्वारा। आगे देखते हैं TAK003 जो वैक्सीन है इसमें होता क्या है। तो इसमें वीकेंड फॉर्म होता है 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का जो सबसे वीकेंड फॉर्म है उसमें इस वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी एक इम्यूनिटी बना लेती है, फिर इस तरीके का जो ओरिजिनल जो आता है डेंगू वायरस उससे लड़ने का एक इम्यूनिटी आपके बॉडी में तैयार होता है और इससे आपको डेंगू रोग ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उसको मतलब कि उसको लड़ने में आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो TAK003 जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा चिल्ड्रन में जो कि 6 से 16 साल तक के हैं, और इसको सिर्फ WHO के द्वारा ही नहीं, UK के द्वारा, ब्राज़ील के द्वारा, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड के द्वारा भी इसको अप्रूव किया जा चुका है। अब डेंगू है क्या, ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर से होता है और ये कई केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है क्योंकि बॉडी के जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत ही घट जाते हैं। और ये होता कैसे है, एक इन्फेक्टेड जो मच्छर होता है उसके काटने से ये हो जाता है। ऐसा एस्टिमेटेड है कि लगभग दुनिया भर में जो डेंगू के केसेस हैं वो लगभग 100 से लेकर 400 मिलियन के बीच में है। आगे देखते हैं 133वां राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं, ये 16 मई को हर साल मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, हर साल नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। किस लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए डेंगू के बारे में, जो कि एक वायरल डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से होता है। तो एक ग्लोबल एपिडेमिक है, लगभग 100 देशों में ये फैला हुआ है और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इससे होने के मतलब वो रिस्क में है कि डेंगू उनको हो सकता है। इस साल का जो थीम था नेशनल डेंगू डे 2024 का वो ये था, डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। 134 CNG से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो ये कंपनी है बजाज ऑटो। मतलब पेट्रोल और डीजल से तो हम लोग देखे थे, CNG के द्वारा चलने वाला मोटरसाइकिल लॉन्च किया जाएगा बजाज ऑटो के द्वारा। तो उनका ये कहना है बजाज ऑटो का कि ये इंडिया का पहला CNG पावर्ड मोटरसाइकिल होगा और ये जून 18, 2024 को लॉन्च होगा, मतलब अगले कुछ दिनों में ये लॉन्च होने वाला है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बजाज ऑटो के, ये हैं राजीव बजाज। तो एक बाई फ्यूअल मोटरसाइकिल होगा, मतलब CNG से भी चलेगा और पेट्रोल से भी चलेगा। तो इससे क्या होगा, ये कॉस्ट कॉन्शियस जो कस्टमर्स हैं जिनको पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है, मतलब जो कि है भी, तो इससे क्या होगा, जो फ्यूअल प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा क्योंकि CNG सस्ता है, आप ये जानते हैं। आगे 135वां देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बनाया है करीना कपूर जी को, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। 135 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, करीना कपूर क्या करेंगी, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि यूनिसेफ को ये सपोर्ट करेंगे किस चीज़ में, ये जो चाइल्ड का राइट है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब जो राइट है चाइल्ड का, उसको ये सपोर्ट करेंगी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका स्थापना किया गया था 1946 में, इसलिए ताकि ये बच्चों की मदद कर सकें और यंग पीपल की मदद कर सकें। आगे देखते हैं 136। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा LTTE के ऊपर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। LTTE के संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे लिट्टे के, तो ये थे वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन। 136 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये उनकी तस्वीर है। तो होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि इनका मिलिट्री डिफीट तो हो गया था 2009 में श्रीलंका में लिट्टे का, लेकिन लिट्टे जो है आज भी इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है इनका ईलम का, उसको छोड़ा नहीं है। ईलम का मतलब होता है एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर तमिल्स, मतलब वो सभी लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं उनके लिए एक अलग देश बनाना, मतलब कि तमिलनाडु को और साथ ही साथ श्रीलंका के कुछ एरिया को मिला के एक अलग देश बनाना, इनका ऐसा कहना था। तो लिट्टे का ये भी कहना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि लिट्टे आज भी क्या कर रही है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मिली हुई है जो कि
प्री जुडिशियल टू द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे देश के लिए, हमारे देश के एकता और अखंडता के लिए वो चीज़ें ठीक नहीं है, उसमें ये आज भी मिली हैं लिट्टे। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि जो बैन है इसको इन्वोक किया था सब सेक्शंस 1 एंड 3, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 और 3 से, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 और 3 है। खैर इतना जानने की जरूरत नहीं, आप इतना जान लीजिए कि जो UAPA के तहत ही इस पर लगाया गया है। UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 का कानून है, उसके सेक्शन 3 के तहत इस पे बैन को लगाया गया था और अब बैन को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं 137, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला 6G उपकरण लॉन्च किया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस, तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। 137 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जापान ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस, जो कि 5G से 20 गुना ज़्यादा फास्ट है। तो इनका ये कहना है कि जो डेटा ट्रांसमिट करने की इसकी स्पीड होगी वो 100 गीगाबाइट जो है पर सेकेंड होगी, और ये लगभग 300 फीट का इसका रेंज रहेगा। हालांकि जो डिवाइस है कोई स्मार्टफोन नहीं है, एक अलग ही यूनिक प्रोडक्ट है जिसको बनाया गया है, कोलैबोरेटिव इफोर्ट है सारे टेलीकॉम कंपनीज़ का जापान में जो है, उन सब का जो मिला जुला प्रयास है उसके तहत बनाया गया है एक यूनिक प्रोडक्ट जो कि 6G डिवाइस है। आगे देखते हैं 138, उस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है जिसका हाल ही में वायुसेना द्वारा परीक्षण किया गया? पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, ऐसा एक हॉस्पिटल बनाया गया, तो उसका नाम रखा गया है भीष्म। 138 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भीष्म का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो अंडर प्रोजेक्ट भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब्स इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब एक अलग अलग क्यूब्स डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग क्यूब्स डिज़ाइन किया गया है, तो इसको बोला गया आरोग्य मैत्री क्यूब्स। अब इसको क्या है, आप कहीं पे भी कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। मतलब कि मान लीजिए कहीं पे पहाड़ पे कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त हो गई, अब वहाँ से घायलों को जब तक आप अस्पताल लेके जाएंगे तब तक हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पे आप इसको हेलीकॉप्टर के थ्रू, पोर्टेबल हॉस्पिटल है तो हेलीकॉप्टर से आप पहाड़ पे ही हेलीकॉप्टर मतलब हॉस्पिटल बना सकते हो। तो आरोग्य मैत्री क्यूब्स जो है ये दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल होगा जिसमें 72 क्यूब्स होंगे और कैन बी एयर लिफ्टेड, मतलब आप इसको एरोप्लेन से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो। तो इसका टेस्ट रन किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, कहाँ पे किया गया? आगरा में। आगे देखते हैं 139, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सलीमा टेटे। 139 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहले थी सविता पुनिया, पहले जो इनके पहले कैप्टन थी, लेकिन अब मिडफील्डर सलीमा टेटे बन गई हैं हॉकी टीम की नई कैप्टन। तो हाल ही में जो टीम अनाउंस हुई है 24 लोगों की FIH प्रो लीग मैचेस के लिए, जो कि इंग्लैंड और बेल्जियम में होगा, उसके लिए जो 24 लोगों की टीम अनाउंस की गई है उसमें सविता पुनिया जो पहले कैप्टन थी उनको हटा के सलीमा टेटे को कैप्टन बना दिया गया है और नवनीत कौर को वाइस कैप्टन बनाया गया। 140वां देखते हैं, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इस साल टोटल 5 लोगों को मिला है भारत रत्न। 140 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 5 लोग कौन कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी, MS स्वामीनाथन, फिर PV नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह जी। तो कर्पूरी ठाकुर जी, इनको जन नायक भी कहा जाता था और ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन, जिनको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। आगे PV नरसिम्हा राव जी, ये हमारे 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने ही LPG रिफॉर्म्स लाया था 1991 में। लाल कृष्ण आडवाणी जी और 5वें हैं चौधरी चरण सिंह जी। आगे देखते हैं 141वां, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रोफेसर BR कंबोज जी को। 141 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 142, वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो टोटल पद्म पुरस्कार मिले 132। 142 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पद्म पुरस्कार में 3 आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला 17 लोगों को और पद्मश्री मिला 110 लोगों को। टोटल हो गए 132।
आगे देखते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये दो लोगों को मिला, एक संपूर्ण सिंह कालरा और एक मिला जगत गुरु राम भद्राचार्य। संपूर्ण सिंह कालरा जिनको गुलजार के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर लोग इनको गुलजार के नाम से जानते हैं, और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों को ही मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं 144 ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला। तो ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को। 144 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, और इस साल का जो ऑस्कर अवार्ड्स था वो 96वां ऑस्कर अवार्ड्स था। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी ये भी मिला ओपनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस मिला एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ओपनहाइमर के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला डाविन जॉय रैंडोल्फ को द होल्ड ओवर्स मूवी के लिए। आगे देखते हैं 145वां 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को ही। 145 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो बेस्ट डायरेक्टर यहाँ भी मिला क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन को ओपनहाइमर मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल किलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए। आगे देखते हैं 146वां 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड्स में, वो मिला है 12th फेल मूवी को। 146 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल में मिला है रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए, और लीडिंग रोल फीमेल में मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के नज़रों में मिला है जोरम को देवाशी मखीजा में, और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का रोल मिला है विक्रांत मेसी को 12th फेल मूवी के लिए। आगे देखते हैं 147वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है शाहरुख खान जी को। 147 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 70वां एडिशन था, मुंबई में हुआ था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, बेस्ट फिल्म इसमें जवान रही, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी को डायरेक्ट करने के लिए इनको मिला, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के नज़रों में विक्की कौशल सैम बहादुर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के नज़रों में करीना कपूर जाने जान मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के नज़रों में आया 12th फेल यहाँ भी। आगे देखते हैं 148वां नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला। तो इसमें ढेर सारे कैटेगरी में अवार्ड्स मिला है, लेकिन अगर बात करें सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला तो ये मिला है अमन गुप्ता जो कि बोर्ड के फाउंडर भी हैं। 148 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये इस तरीके का पहला जो हुआ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आयोजित किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में 8 मार्च 2024 को। तो इसमें बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी में मिला गौरव चौधरी जिनका चैनल है टेक्निकल गुरुजी नाम से फेमस है। अगर एजुकेशन कैटेगरी में बात करें मेल या फीमेल तो ये मिला नमन देशमुख को। डिसरप्टर ऑफ द ईयर ये मिला रणबीर अलाहाबादिया को। फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर तो ये कामिया जानी करली टेल्स नाम से चलाती है चैनल। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर ये मिला मैथिली ठाकुर को। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल आरजे रौनक। अगर फीमेल की बात करें तो श्रद्धा जैन। फिर सोशल चेंज अवार्ड में बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला जया किशोरी जी को। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर में मिला अंकित बयानपुरिया। और ग्रीन चैंपियन कैटेगरी में अवार्ड मिला पंकति पांडे को। और भी कुछ कैटेगरी में थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं यहाँ पे लेकर आ गया। इतना भी आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। आगे देखते हैं 149 भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। मतलब इंडियन नेवी का नया चीफ कौन बने हैं तो ये बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अगर बात करें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं तो वो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, लेकिन इनका कार्यकाल 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, तब हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी जी। इनको ऑलरेडी नियुक्त कर दिया गया है। अगर बात करें वायुसेना चीफ की तो वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो यहाँ पे नौसेना का नया प्रमुख पूछा जा रहा है तो वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। और इन्होंने मतलब फॉर्मर इनके पहले जो थे एडमिरल हरि कुमार, इसके बाद अब बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके पहले ये क्या थे, वाइस चीफ थे, अब चीफ बन गए हैं। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी चीफ बन गए हैं।
अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मनोज पांडे जी अभी हैं, लेकिन अब बन जाएंगे 30 जून के बाद। कौन बन जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी जी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है मार्शल विवेक राम चौधरी जी। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। और पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी, जिनका हवाई दुर्घटना में मौत हो गया था। 150वां सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SSB का। तो ये नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं अलग अलग जो सेनाएं हैं वो कहाँ कहाँ इनका काम होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है वो वहाँ पे गार्ड करती है सशस्त्र सीमा बल। अगर बात करें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर उसको ये गार्ड करती है। ITBP का काम है कि वो इंडिया चाइना के बॉर्डर को गार्ड करे। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। और ये जो असम राइफल्स होते हैं ये इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करते हैं। आगे देखते हैं 151 CRPF मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अनीश दयाल सिंह। 151 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 152 देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं NDRF के? तो ये बने हैं पीयूष आनंद जी। सारे नए अपॉइंटमेंट मैं एक साथ लेकर आया हूँ जो सेना में नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो कुछ हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के कौन थे? DG दलजीत सिंह चौधरी जी। CRPF के कौन थे? अनीश दयाल सिंह जी। इसके अलावा NDRF का हम लोग अभी देखें कौन थे? पीयूष आनंद जी। फिर ITBP के कौन है? राहुल रासगोत्रा। और CISF की कौन बनी है? DG कौन बने हैं? नीना सिंह जी। आगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी, पहली महिला स्नाइपर बनी है BSF की। 153 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। नीना सिंह जी ये हैं डायरेक्टर जनरल CISF की। दलजीत सिंह चौधरी हम लोग देख चुके हैं SSB के हैं। अनीश दयाल सिंह CRPF के हैं। राहुल रासगोत्रा ITBP के हैं। आगे देखते हैं 154 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हम लोग ऑलरेडी 2 बार बात कर चुके हैं। नीना सिंह जी बनी हैं पहली महिला महानिदेशक CISF की। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 154 का सी हो जाएगा। तो फिर से आप यहाँ पे एक बार रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 155 NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है। 155 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नलिन प्रभात जो हैं अभी सर्व कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल CRPF के भी। तो अभी ये यही थे, लेकिन अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है NSG का डायरेक्टर जनरल। तो NSG है क्या? ये जो हमारे देश की जो प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है या तो काउंटर हाईजैक फोर्स है, मतलब अगर आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया कोई प्लेन को तो सबसे पहले वहाँ पे जो जाएगी NSG, जो कि उनसे लड़ने के लिए सक्षम है। और अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है तो वहाँ पे भी NSG ही जाएगी, क्योंकि ये है ही फोर्स इसी के लिए। आगे देखते हैं 156 हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग कुमार। 156 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो CBI क्या है? तो CBI है इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इनको अलग अलग मामलों में CBI को केसेस हैंडल किया जाता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे फिर करप्शन का केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस का केस हो, या तो फिर हाई प्रोफाइल कोई क्राइम हो। तो अक्सर लोग मांग करते हैं कि CBI को केस सौंपा जाए। तो CBI के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनुराग कुमार जी। और डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। CBI का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एक और अपॉइंटमेंट देख लीजिए, सदानंद वसंत दाते जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नया हेड, और ये सक्सीड करेंगे दिनकर गुप्ता को। आगे देखते हैं 157 हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो चीफ हाइड्रोग्राफर बने हैं लोचन सिंह पठानिया। 157 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 156 हाल ही में निम्न में से किसे राज्यसभा मतलब उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये हैं सुधा मूर्ति जी, इनको किया गया है। 158 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 159 हाल ही में सोनिया गांधी
पहली बार किस राज्य से राज्यसभा की सांसद चुनी गई? तो ये पहली बार राज्यसभा की सांसद चुनी गई राजस्थान से। 159 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले ये लोकसभा से लड़ के पहुंचती थी, लोकसभा का मेंबर होती थी। इस बार ये राज्यसभा में गई हैं, तो ये गई हैं राजस्थान से। 160 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो ये राज्यसभा के मेंबर थे, वहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो 160 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के ये क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और PDF आपको यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग मिलेंगे आगे, पार्ट 5 में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो